के इस वर्चुअल राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। स्वागत है हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आदरणीय सदानंद बाबू का। हम स्वागत है बिहार गठबंधन के एकमात्र लोकसभा के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब का और उन सैकड़ों साथियों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती है। आपको पता है राजीव गांधी ने बड़े कम समय में भारत के विकास में जो योगदान दिए, उनकी दृष्टि और उनका लक्ष्य एकदम से स्पष्ट था। वो भारत को अपने पैरों पर खड़ा होकर के 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने सूचना, कंप्यूटर जैसे आधुनिकतम साधनों का उपयोग किया था। राजीव गांधी सिर्फ सूचना क्रांति को कंप्यूटर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विकास के हर क्षेत्र में जोड़ना चाहते थे। राजीव गांधी जी कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और हर उस विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर क्रांति के माध्यम से वो देश का विकास करना चाहते थे। 25 फरवरी 1986 को लोकसभा में बोलते हुए राजीव गांधी ने कहा था कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक खुशहाल भारत, एक चमकता हुआ भारत हमारे सामने आता है। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में, विकास के हर क्षेत्र में करता है और देश को प्रगति करानी है। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों के पॉकेट में फोन होंगे। ये दृष्टि थी राजीव गांधी जी की। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राजीव गांधी ने जब यह बात कही तो उसके बाद जो बात सामने आई नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने कहा हमारा भारत का नौजवान प्रधानमंत्री, हमारा भारत का ऊर्जावान प्रधानमंत्री हरी दोपहरी में तारे गिनता है, हरी दोपहरी में सपने देखता है और कहता है कि आने वाले दिनों में लोगों के पॉकेट में फोन होंगे। आपको पता है कि आज उसी संचार क्रांति राजीव गांधी की देन का कारण ये उपलब्धियां हैं कि आज हम एक दूसरे से जुड़ करके कहीं भी हो, भारत में कहीं किसी कोने में हो, हम एक दूसरे से जुड़ करके देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मित्रों, मैं आदरणीय सदानंद बाबू से अनुरोध करूंगा कि वो पुस्तक का विमोचन गोहिल जी के साथ करें। हम लोगों ने राजीव गांधी दृष्टि और लक्ष्य ये पुस्तक तैयार किया है। गोहिल सर ने ही इसका आमुख लिखा है। उन्होंने ये किताब सर सब जगह पहुंचा दी जाएगी, सारे जिलों में और देश के अन्य भागों में भी पहुंचाई जाएगी। सर, दूसरी जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूं कि इसको सर निखिल सर भी हैं, निखिल सर भी वो किताब दिखा रहे हैं, शकीलुज्जमा साहब दिखा रहे हैं, सदानंद सर दिखा रहे हैं, मैं भी दिखा रहा हूं। मगर ये गोहिल सर को दिखाना, गोहिल सर सीधा एयरपोर्ट से आए हैं। गोहिल सर, आपकी ये पुस्तक रिलीज हुई, गोहिल सर को इसके लिए आमुख लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं सदानंद सर को। सर, गोहिल सर, ये मैं बताना चाहता हूं कि ये डायरेक्ट पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसमें अभी तक 43-44 से और लोग सर जुड़ चुके हैं जैसा मुझे बताया, और सबको इस पे हम लोगों ने इसको बहुत सारे लोगों को अलग किया है इससे, और यूट्यूब और सर फेसबुक पे सीधा देख रहे हैं व्यूअर्स। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं सर। हम लोगों ने सार्थक रूप से यह आयोजन किया इस सेमिनार का। आदरणीय सदानंद बाबू से आग्रह है कि सदानंद बाबू अपनी बात कहें, उसके बाद गोहिल सर को हम लोग सुनेंगे। सदानंद बाबू। आदरणीय गोहिल साहब, आदरणीय श्री निखिल बाबू, आदरणीय श्री शकीलुज्जमा जी, आदरणीय श्री तारिक साहब, आदरणीय श्री जावेद जी एमपी, प्रिय साथी उपाध्याय जी और मोहम्मद मस्कूर जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूं प्रोफेसर शशि को, जिसने अपार साहस के साथ लंबे अरसे से लेखन के माध्यम से
कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेताओं के संदर्भ में लिखकर एक जागृति लाने का प्रयास किया है और हर हमेशा इनके मन में, इनके दिल में एक ज्वाला जो जलती है। स्वर्गीय रामजी सिंह के पुत्र होने के नाते एक बड़े भाई हमारे रामजी सिंह थे विधायक, उनके पुत्र होने के नाते जो इन्होंने लेखन के माध्यम से और फिर आज के इस नए युग में संबोधन के माध्यम से जिस तरह कांग्रेस का प्रचार और प्रयास कर रहे हैं, हम समझते हैं ये बड़ी अच्छी बात है। इस काज के लिए इनको कोटि से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक राजीव गांधी दृष्टि और लक्ष्य भी मैंने ससुरी निगाह से देखा था। परसों ही हमारे शशि बाबू ने इसको दिया था और आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी के आमुख को भी पढ़ा था। संक्षिप्त में ये किताबें काफी जानकारी देती है राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी जी से मेरे भी अच्छे संबंध थे और बहुत नजदीक के संबंध थे। आज 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग सभी उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच राजीव गांधी लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन जितनी ही देर वो रहे, जितनी समय तक रहे, जितने काल तक रहे, उन्होंने एक अद्वितीय छाप छोड़ी पूरे हिंदुस्तान और विश्व के पैमाने पर। याद कीजिए, एक प्रधानमंत्री जी का पुत्र राजीव गांधी पायलट की नौकरी करता है, जहाज चलाता है, और अपने छोटे भाई जो राजनीति में मां के सहायक थे संजय गांधी, उनकी मृत्यु के बाद जब मां को आवश्यकता पड़ी एक नौजवान अपने परिवार के लड़के को साथ में रखने की, तो राजीव गांधी आए थे। और जिस तरह राजीव गांधी जी को हमने देखा महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रूप में, और फिर इंदिरा जी की हत्या होने के बाद जिस परिस्थिति में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनाए गए, वह परिस्थिति भी बड़ी ही दुखदायी थी। एक तरफ सिखों का आक्रोश था देश में, दूसरी ओर एक दिन पूर्व इंदिरा जी उड़ीसा में भाषण दे रही हैं कि मैं जीऊं या मरूं, मरने के बाद भी मेरे शरीर के एक एक खून का कतरा इस देश के उन्नति और विकास में लगे। तो लगता है कि इंदिरा जी को इस बात की खबर थी कि शायद उनकी मृत्यु हो सकती है, हत्या हो सकती है। दूसरे ही दिन उनकी हत्या हो जाती है 31 अक्टूबर। और वह दिन कितना दुखदाई होगा जब एक मां की मृत शरीर घर में हो और फिर उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना पड़ता हो देश हित में, और फिर उसी दिन उनको देशवासियों को संबोधित करना पड़ता हो कि आज देश बहुत कठिनतम घड़ियों से गुजर रहा है, और जिस तरह मारकाट की शुरुआत दिल्ली में हुई थी उसको रोकने का जो प्रयास किया, अब फिर 3-4 दिनों के बाद उन्होंने देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो भाषण दिया, सचमुच में लगता है कि वह आदमी नहीं महामानव था। आज हमने पूरे बिहार में सर 1 हफ्ता तक पूरा अलख जगाया है और पूरा शैक्षणिक वातावरण पैदा करके यह बिहार को बताने का प्रयास किया है
कि यह जो कुछ भी आज विकास देख रहे हैं वह राजीव गांधी जी के दूरदृष्टि का नतीजा है। वरना 30 सालों में कहीं यहाँ कुछ हुआ नहीं है। पिछले 15 सालों में देश बर्बाद हो गया। 6 सालों में जो देश की गति हुई है, 15 साल में बिहार और 6 साल में देश की दुर्गति हुई है, वह किसी से छुपी नहीं है और जनता इस बात को समझ रही है। मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ ये लाइव टेलीकास्ट और ये इस मीटिंग में हमारे साथ जो लोग भी हमारे ऊपर उनका सरपरस्ती है, वो सब लोग राजीव गांधी के नजदीक थे। अपने प्रभारी और बड़े भाई आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी सर को मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू शशि जी। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता और जिनका बहुत बड़ा अनुभव राजनीति में रहा है, कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद बाबू, भाई तारिक अनवर जी, डॉक्टर जावेद जी, हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से एक पूर्व गवर्नर निखिल बाबू, भोजपुर दर्शन के प्रबंधक तिवारी जी और भोजपुर दर्शन के सभी साथी, शकील अंसारी जी, बहुत सारे नेता जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं सभी का नाम नहीं लेता हूं, आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आप सबसे माफी भी मांग लेता हूं कि मुझे जुड़ना था 2:15 पे और मैं काफी लेट आपके बीच में आ पाया हूं। संजोग मेरे हाथ से परे थे, बारिश हो रही थी अहमदाबाद में, फ्लाइट का जो चलना था समय, उस समय से फ्लाइट नहीं चल पाई और डिले हुआ, इसलिए आपके बीच में देर से आया हूं, इसलिए मैं आप सबकी माफी चाहता हूं। हमारे वक्त कहा जाता है कि सदियों रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, सदियों रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, तब जाके पैदा होता है दिदावर चमन। सदियों में कोई एक ऐसी व्यक्ति आती है कि जो इतने अच्छे काम करके जाती है कि सदियों तक लोग उनको याद करते हैं और सब चाहते हैं कि ऐसा ही कोई फिर से आए, या जब कुछ घटना घटती है तो लोग कहते हैं कहां गए वो लोग, और उन लोगों को याद करते हैं जो महानुभाव इस समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए कुछ कर गुजरे हैं। राजीव गांधी जी एक ऐसी हस्ती थे। हमारे वहां कहा जाता है ना कि आबाद एक चमन करने को एक ही बुलबुल काफी। वो इस हिंदुस्तान के इस चमन में एक बुलबुल बन के आए। आयु उनकी उतनी लंबी नहीं रही, अकाल चल बसे, और उसी छोटे टेन्योर में वो जो करके गए, आज हर देशवासी के दिल में उनकी जगह बनी है, दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। आज हम सब जानते हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी बड़ा नेता हो गया या विधायक हो गया और उसका भाई या बेटा होता है, तो वो किसी भी छोटी मोटी नौकरी नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ करता है और काम करता है। मां प्रधानमंत्री, फिर भी आम आदमी की तरह टिफिन लेके पायलट की नौकरी में जाते थे। मुझे उस वक्त पे एक पायलट ने जो आर्टिकल लिखा था वो याद करता हूं मैं। उसने लिखा था कि हम सभी पायलट्स ये कोशिश करते थे कि ऐसे रूट मिले कि जहां पे रनवे अच्छा हो, बड़ा सिटी हो, रहने को ठीक से बढ़िया होटल मिले 5 स्टार, और घूमने के लिए ठीक शहर हो। ऐसे शहर के रूट हम पसंद करते। राजीव गांधी कभी ऐसे रूट की मांग नहीं, पर जहां अगर कोई नहीं जाना चाहता था, ऐसा छोटा एयरपोर्ट, छोटा शहर वाला रूट भी होता था, वो कहते थे वो मुझे दे दो। आप जानते हैं सभी कि कॉकपिट से पायलट अनाउंस करते हैं, एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि आज के आपके पायलट कौन है। राजीव गांधी जी का इंस्ट्रक्शन था कि जब अनाउंसमेंट खुद भी करते थे या एयर होस्टेस करती थी, तो सरनेम वो नहीं लगाते थे। पायलट कौन है? राजीव है।
राजीव गांधी वो कभी नहीं कहलवाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि पैसेंजर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री का बेटा, मैं भी आम आदमी की तरह हूं। देखिए कितना बड़प्पन था उस इंसान में। पूरी दुनिया में राजनेताओं के लिए कहा जाता है कि राजनीति गंदी होती है और गंदी राजनीति में रहने वाला कोई स्वच्छ नहीं हो सकता। आज तक दुनिया में सिर्फ एक राजनेता को क्लीन का टाइटल मिला और वो राजीव गांधी जी थे, जिसको दुनिया ने मिस्टर क्लीन का टाइटल दिया था। दुनिया पहचानती थी राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से। आज जो विचारधारा शासन में है, उनको ये ठीक नहीं लगा। किसी भी सबूत के बिना राजीव गांधी जी के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू किया। बॉफोर्स में राजीव गांधी ने पैसे खाया है, इतना शोर मचाया और गॉबेल्स की तरह मानते रहे कि एक झूठ 100 बार बोलो तो वो झूठ सच जैसा लगने लगता है, और कुछ हद तक उसमें वो सफल रहे। देश की पार्लियामेंट में भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमें 7 दिन शासन दे दो, हम राजीव गांधी के खिलाफ सारे सबूत दे देंगे कि राजीव गांधी ने बॉफोर्स में पैसे खाए। 7 दिन नहीं, 7 हफ्ते नहीं, 7 साल से ज्यादा वक्त मिला तो भी राजीव गांधी ने बॉफोर्स में एक पैसा खाया हो, ऐसा सबूत कहीं से नहीं मिला। और इतना ही नहीं, वही लोग भाजपा वाले शासन में थे और दिल्ली की हाईकोर्ट में मैटर आई और हाईकोर्ट ने सारा केस तथ्य देखने के बाद कहा कि देयर इज नॉट अ आयोटा ऑफ एविडेंस। एक तिनका सा भी कोई सबूत नहीं है कि राजीव गांधी जी ने इसमें कोई घोटाला किया हो, 1 रुपया बॉफोर्स में खाया हो, ऐसा सबूत नहीं है। वो उच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, उसने भी देख के इसको खारिज किया, और उस वक्त भी भाजपा शासन में थी। तो ये राजीव गांधी थे। कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हम जीते, हमारी फौज पे हमें नाज है। उस वक्त कारगिल के युद्ध लड़ने वाले जो सेना के मुखिया थे, उनमें से एक ने उस वक्त एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में लिखा कि कारगिल की लड़ाई उस हाइट पे हो रही थी, उतनी ठंड पे हो रही थी कि हमारा कोई शस्त्र काम नहीं करता था। अगर शस्त्र काम किया तो सिर्फ एक शस्त्र काम किया, और वो थी बॉफोर्स गन। अगर बॉफोर्स गन नहीं होती तो कारगिल का युद्ध जीतना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। ये राजीव गांधी का विजन था कि बॉफोर्स गन लाए थे और उसी की वजह से कारगिल युद्ध हम जीत पाए। बहुत सारी बातें हुई है, मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता। इस देश के युवाओं को 18 साल में मताधिकार देने वाले राजीव गांधी थे। कंप्यूटर को इस देश में लाने वाले राजीव गांधी जी थे। और जब कंप्यूटर को लेके आए, तब यही भाजपा की विचारधारा के लोग कह रहे थे कि अब तो देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर ला रहे हैं तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज वक्त ने साबित कर दिया कि राजीव गांधी जी का सही विजन था। वो कंप्यूटर लाए तो इस देश में युवा हमारे उस पढ़ाई तक पहुंच पाए कि आज आउटसोर्सिंग में अमेरिका के किसी उद्योगपति का, इंडस्ट्रियलिस्ट का अकाउंट मेरे देश का चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार करता है। वहां कोई MRI या CT स्कैन निकलता है तो मेरा टेक्नीशियन हिंदुस्तान के बेंगलोर में बैठ के उसका रिपोर्ट करके आउटसोर्सिंग में डॉलर और पाउंड में कमाता है। आज तो राजीव गांधी जी उस वक्त में जो टेक्नोलॉजी के लेके आए, सही वक्त पे ले आए, उसी की ये देन थी। राजीव गांधी जी के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा। मेरे ऊपर उनके बहुत आशीर्वाद रहे। मैं आज उनको बहुत मिस करता हूं। उनके साथ बिताए हुए हर पल मेरे आंखों के, मेरे विचार पटल के सामने आ रहा है। मैंने ऐसा इंसान देखा नहीं है कि जो आवाम से इतना प्यार करता है। लोगों के बीच लोगों के दर्द को समझना,
अहंकार नाम की चीज तो उनके मीलों तक दूर ही रहती थी उनसे। किसी भी कार्यकर्ता को छोटी सी भी कहीं तकलीफ हो तो राजीव गांधी जी के दिल में दर्द होता था। मेरे मत क्षेत्र में आए, मैंने गाड़ी चलाई और वो उसी गाड़ी में बैठ के आवाम के बीच में हम गए। छोटी छोटी बातें। वो जमाना नहीं था जब सेल्फी निकलती थी, वो जमाना नहीं था कि जब तुरंत फोटो प्रिंट हो जाती थी। भावनगर में राजीव जी आए और एक नई लेबोरेटरी उसी वक्त पे एक प्रिंट स्टूडियो नाम के स्टूडियो में आई थी कि जहां वो कुछ घंटों में प्रिंट निकालते थे। तो उन्होंने राजीव जी के कुछ फोटो लिए थे, एक एल्बम बनाया था और उसने कहा कि मैं राजीव जी को गिफ्ट करना चाहता हूं। जब वो एल्बम गिफ्ट करने के लिए आए, राजीव जी ने देखा, उसमें एक तस्वीर ऐसी थी कि मैं भाषण दे रहा हूं और राजीव जी पास में हैं। उन्होंने उस एल्बम से वो फोटो खुद निकाली, अपना सिग्नेचर किया, डेट लिखा, तो मैं तो दूर खड़ा था। मुझे बुलाया, शक्ति कम हियर, दिस इज फॉर यू। तस्वीर मुझे दी। आज मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे उस तस्वीर को भी लगाया है और कुछ तस्वीरें भी लगाई। तो ये एक मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के प्रति जो उनका प्यार और सद्भाव था वो दिखाता है। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है। हम उनके जैसे तो नहीं हो सकते हैं, पर वो जो प्यार कार्यकर्ता से करते थे, वो जो आवाम की चिंता करते थे, उसका जो वर्किंग स्टाइल था, हमें उनसे प्रेरणा लेनी होगी। मैंने देखा है, लोगों के बीच घूमते थे, इतनी सॉफ्ट स्किन थी, लोगों से हाथ मिलाने में वो परहेज नहीं करते थे और लोग जिस जोश में हाथ मिलाते थे, कभी किसी का नाखून लग गया, कोई वो हाथ में छाला, खून निकलता था, पर मुंह पे उनके वही हंसी रहती थी और लोगों से उतने ही प्यार से मिलते रहते थे। ऐसे नेता हमने गंवाए। इस देश के लिए राजीव गांधी जी ने जो किया, अपनी जान की चिंता नहीं की। हमारे पड़ोसी हमसे दूर नहीं जाने चाहिए, वो उनकी विदेश नीति थी। और उन्हीं विदेश नीति की वजह से जब आप अपने पड़ोसी की मजबूती कमा लेते हो तो बड़ी बड़ी ताकतें भी, महासत्ता जिनको कहते, उनको भी झुकना पड़ता था। और राजीव गांधी जी ने, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, हर पड़ोसी को एक लाइन में खड़ा रख के भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने की ताकत दिखाई थी। और यही वजह थी कि चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, भारत के सामने सबको विनम्र बनना पड़ता था। और देश में एक ही ऐसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी निकले कि एक साथ जिन्होंने चाइना एक ही दौरे पे जाके आने के बाद रशिया और अमेरिका को एक ही दौरे में दोनों की पार्लियामेंट को अगर किसी ने संबोधित किया तो राजीव गांधी जी थे। कई ऐसी बातें, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। राजीव गांधी जी के ऊपर बोलने बैठे तब तो बहुत लंबा चलेगा। मैं प्रोफेसर शशि कुमार जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्हें सिर्फ ये प्रोग्राम ही नहीं किया, एक सप्ताह तक इसका लगातार राजीव जी के बारे में प्रोग्राम देते रहे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी के मजबूती में मैं मानता हूं ऐसे नेता और जो कर्मठ कार्यकर्ता है, हमारे छोटे गांव में रहते हैं, ना वो कभी पटना में ना दिल्ली में आ सकते हैं, पर हमारा झंडा ढोते हैं, कंधे पे कांग्रेस को उठा के चलते हैं हर गांव नुक्कड़ गली में। कांग्रेस के सही सिपाही वही है। मैं उन कांग्रेस के सिपाहियों को इस मौके पे नमन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें आप सब, आपके परिवार भी स्वस्थ रहें, आपका निरंतर सुख समृद्धि आपकी बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर गोहित सर, ये मैं बताना चाहता हूं कि ये डायरेक्ट पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसमें अभी तक 43-44 से लोग सर जुड़ चुके हैं जैसा मुझे बताया,
और सबको इस पे हम लोगों ने इसको बहुत सारे लोगों को अलग किया है इससे, और यूट्यूब और सर फेसबुक पे सीधा देख रहे हैं व्यूवर्स, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं सर। हम लोगों ने सार्थक रूप से यह आयोजन किया इस सेमिनार का। हम लोग के उद्घाटनकर्ता के रूप में यहाँ हमने आमंत्रित किया था पूर्व राज्यपाल आदरणीय निखिल सर को। निखिल सर ने बहुत बड़े बड़े पदों पर कार्य किए हैं, और जब राजीव जी सत्ता में थे तो निखिल सर उस समय बड़े अधिकारी के रूप में दिल्ली में पदस्थापित थे, और उन्होंने बहुत सारे उन चीजों को नजदीक से देखा है जो आमतौर पर राजनीतिक नहीं देख पाते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय निखिल सर को, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार जी को, कि वो कुछ, उनसे उम्मीद भी है कि कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आएगी जो हमारे लिए नई बात होगी। आदरणीय निखिल सर को आग्रह है कि वो संबोधित करें। आदरणीय निखिल कुमार जी। राजीव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का, और आज उनका जन्मदिन है, बहुत ही उपयुक्त दिन है। हम सब उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि वो अब हमारे बीच न रहे, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ हमारे लिए काम किए हैं, इस देश के लिए काम किए हैं, वो सदा लोगों के ज़हन में रहेगा। और हम आज अगर ये आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं तो इसकी नींव राजीव जी ने डाली थी। उन्होंने, जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान के आधुनिकीकरण की बेस राजीव जी के समय लगी थी। सूचना प्रौद्योगिकी हो, पंचायती राज हो, महिला सशक्तिकरण हो। मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वो। अब सबको बोलिए यूट्यूब पे जाके देख ले, जिसको बोलना नहीं है यूट्यूब पे चला जाए, है ना। मुझे याद है कि मतलब ठीक रहेगा। 86 में मैं उन दिनों मिजोरम में था, तो रोजाना ही कहीं न कहीं पर एक टेलीविजन का टावर लगता था, और उसके साथ ही बहुत कदम उठाए गए मोबाइल टेलीफोनी के लिए। और आज हम अगर टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में या विदेशों में भी, तो उसकी नींव राजीव जी ने रखी थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में राजीव जी ने इस तरह के कदम उठाए थे, उस समय ऐसा लगता था कि ये अजीब सी चीज़ है, अनूठी चीज़ है, हम लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो आम बात हो गई है, और इसकी नींव, ये एक कदम उठाया था राजीव गांधी जी ने, जिसको हम सब याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पंचायती राज पर जो राजीव जी का एम्फेसिस था, और जो संविधान में 74वीं और 75वीं अमेंडमेंट्स हुई, उनकी प्रेरणा राजीव जी ने दी थी। आज अगर दिल्ली में बैठ करके हमारे कोई नेता किसी प्रकार का वक्तव्य देते हैं तो बस तत्काल ही वो वक्तव्य जो है पंचायतों में भी, गांव-गांव में लोगों को पता लग जाता है। और ये कैसे पता लगता है? सूचना प्रौद्योगिकी के साथ रहता ही है, लेकिन जो एक उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया था पंचायती राज का, वो इसमें बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। और असली मायने में जो बापू का सपना था कि गांव की तरफ चले हम और गांव को ही हम विकास करें, ये उसका अगर किसी ने कदम उठाया कि वो उसको साकार किया जाए तो राजीव गांधी ने किया। आज हम लोग पंचायती राज को लेकर के बहुत सी बातें करते हैं, उसमें आरक्षण भी हो जाता है, विकास भी हो जाता है, और साथ में जो विकास के लिए जो भारत सरकार कदम उठाती है, जो स्कीमें सामने लाती है, उनके लिए जो पैसों का इंतजाम होता है, जो वित्तीय सहायता मिलती है,
वो गांव-गांव में, या तो अगर आप लोगों का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है या बैंक में अकाउंट है, वहां पहुंच जाता है। ये जमीन तक प्रशासन को ले जाने की पहल जो है वो राजीव गांधी ने की थी, और हम आज उनको याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते समय ये बताना चाहते हैं कि जो उनका कार्यकलाप था वो हम लोगों के बीच है। बहुत धन्यवाद सर को। मैं ये तारिक अनवर साहब भी हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। तारिक अनवर साहब का स्वागत है। तारिक अनवर साहब हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं। राजीव गांधी जी के समय तारिक साहब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सेवा दल के अध्यक्ष थे, बिहार कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। तारिक साहब का बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए शकील साहब। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि ये शख्सियत ऐसी नहीं थी, वो सदियों में पैदा होने वाली शख्सियत थी। जब उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक इनकलाब की बात की थी और ये सोचा था कि जब दुनिया कंप्यूटर पर होगी, जब दुनिया नेट पर होगी, तो हिंदुस्तान कहीं पीछे नहीं हो जाए। लेकिन उस वक्त के बीजेपी के नेता हिंदुस्तान को बैलगाड़ियों पर ले जाना चाहते थे। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में जब नेट की बात कर रहे थे, कंप्यूटर की बात कर रहे थे राजीव गांधी, तो उस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर चढ़ के आंदोलन करते हुए पार्लियामेंट गए थे कि ये नौजवान जो प्रधानमंत्री इस देश का है वो कैसी कैसी बात करता है जो समझ में नहीं आ रही है। निश्चित रूप से उनके समझ के बाहर की बात थी। इसीलिए ये समझ के बाहर की बात थी कि हर आदमी स्टेट्समैन नहीं होता, हर आदमी सदियों पहले की बात को सोचने की शक्ति नहीं रखता है। वो राजीव गांधी में थी और उन्होंने सोचा और 21वीं सदी के भारत की परिकल्पना की, और इस सोच के तहत आज हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, और वो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हमारे नौजवान साथी ने पूरी दुनिया में रिसर्च के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पूरी दुनिया की अगुवाई की। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, लंदन हो, यूके हो, जो भी हो, अगर सभी क्षेत्रों में आप जहां भी जाएंगे देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के नौजवान साथी, जो आज उनकी उम्र भी बढ़ चुकी है, उन लोगों ने कंप्यूटर के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में अपनी काम को चालू कर दिया। बहुत धन्यवाद सर को। धन्यवाद देता हूं शकील साहब को। हमारे साथ निखिल सर भी जुट गए हैं। निखिल सर का बहुत स्वागत है इस हमारे वर्चुअल सेमिनार में। सदानंद सर यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब हैं। हम 2 मिनट जावेद साहब का सुनना चाहेंगे। गठबंधन में अकेले जीते हैं, एकमात्र सांसद हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब से आग्रह है कि वो राजीव गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, सांसद। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर निखिल बाबू दिख रहे हैं, तारिक साहब, सदानंद बाबू और बड़े भाई शकील जमा अंसारी साहब ने भी अपनी बात रखी अभी, और जितने भी उपस्थित हैं आप सबों को मेरा आदाब। तो आज हम कांग्रेस जनों का, जितने भी हम लोग यहाँ जुड़े हैं, हम लोग का ये फर्ज बनता है, सबसे बड़ा जो उनकी शहादत पे हम लोग का जो श्रद्धांजलि होगा, अगर हम उनके राह पे चलें, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, चाहे स्कूल एजुकेशन के मसले से हो या पंचायती राज के मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह वगैरह, ये लोगों तक हम पहुंचाएं। क्योंकि जो आज की पीढ़ी है वो सही मायने में जानती भी नहीं है कि ये हिंदुस्तान इतने तरक्की के रास्ते पर कैसे आया। ये हमारा फर्ज है और लोगों को बताएं कि ये सब उन्होंने इसलिए किया कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, एकदम नीचे से निचले पायदान के लोगों को हिंदुस्तान के बेनिफिट्स का फायदा मिले। और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, और ख़ास करके डॉक्टर शशि साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस इम्पोर्टेंट दिन और इतनी इम्पोर्टेंट शख्सियत पे उन्होंने ये एक इंटरेक्शन रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब। सदानंद बाबू से आग्रह करेंगे कि वो सभा समाप्ति की घोषणा कर दें। सदानंद सर से आग्रह करेंगे कि वो सभा समाप्ति की घोषणा कर दें। आपके आग्रह पर सभा की समाप्ति की जाती है, घोषणा मैंने कर दिया। बहुत देर से बैठे थे, बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत धन्यवाद सब लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, भविष्य में भी आप लोग की सरपरस्ती बनी रहे। जावेद भाई दिखाई दे रहे हैं, निखिल सर हैं, सदानंद सर हैं, तारिक सर हैं, शकील बड़े भैया शकील भी आए हैं, गोहिल सर, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। अरशद अब्बास आजाद जी भी दिखाई दे रहे हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार।